अभी अपने आसपास देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? शायद किताबों के वो ढेर जिन्हें आपने पढ़ने का इरादा किया था, कपड़े जो करीने से लगाने हैं, ऐसे बक्से जिनके अंदर क्या है ये तक आपको याद नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ आलस है, गैर जिम्मेदारी है, इच्छा शक्ति की कमी है? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये फैला हुआ सामान या अव्यवस्थित घर आपकी गलती नहीं है? क्या हो अगर आपके आसपास का ये फैलाव मदद के लिए एक खामोश चीख हो, किसी गहरे मानसिक भाव का शारीरिक रूप हो? आज के इस वीडियो में हम एक चौंकाने वाले लेकिन बेहद जरूरी कनेक्शन संबंध पर बात करेंगे कि कैसे चीजों का जमा होना, घर में फैलाव, नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हुए आघात, ट्रॉमा का एक मुख्य लक्षण बन जाता है। हम समझेंगे कि चीजों को जाने देना या उनसे छुटकारा पाना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है, और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने घर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, और शायद यही आपके ठीक होने की दिशा में पहला कदम हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बस सफाई करना शुरू कर दो वाली बात आपको प्रेरणा देने के बजाय घबराहट क्यों देती है? आइए मिलकर समझते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई में उतरे, आइए कुछ परिभाषाएं जल्दी से समझ लेते हैं। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार क्या है? यह सिर्फ कोई झगड़ा या खराब रिश्ता नहीं है। यह एक व्यवस्थित मानसिक प्रताड़ना है जिसका उद्देश्य आपकी इच्छा शक्ति को कुचलना, आत्मसम्मान को खत्म करना और आप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होता है। नार्सिसिस्ट आपकी भावनाओं से पोषण लेता है। वह आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी समझ और अपने एहसासों पर शक करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया को गैसलाइटिंग कहा जाता है। महीनों या सालों तक इस तरह के दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में एक ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है जिसे मनोवैज्ञानिक जटिल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी सीपीटीएसडी कहते हैं। सामान्य पीटीएसडी जो किसी एक झकझोर देने वाली घटना से होता है, के विपरीत सीपीटीएसडी लंबे समय तक चलने वाले आघात ट्रॉमा का नतीजा होता है, और यहीं पर समस्या की जड़ है। आघात आपके मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके को बदल देता है। ये आपके निर्णय लेने की क्षमता, ऊर्जा के स्तर और सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है, और आपका घर, जिसे आपकी पनाहगाह होना चाहिए, वह इस आंतरिक अराजकता उथल-पुथल का आईना बन जाता है। यह एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल जाता है जहां आप अपने दिमाग में बैठे दुर्व्यवहार करने वाले की आवाज के खिलाफ बार-बार जंग हार जाते हैं। तो आइए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार के शिकार व्यक्ति का घर चीजों से भरा क्यों रहता है? इसका पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है टूटा हुआ आत्मसम्मान और आत्ममूल्य सेल्फ वर्थ की भावना का खत्म हो जाना। जरा सोचिए, आपको सालों तक यह बताया गया है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपका स्वाद खराब है, आपकी राय बेवकूफी है और आपकी इच्छाएं केवल स्वार्थ है। नार्सिसिस्ट ने व्यवस्थित तरीके से दिन ब दिन आपकी पहचान को इरेजर की तरह मिटा दिया। उन्होंने आपके कपड़ों के चुनाव, आपके खाना पकाने के तरीके, आपके दोस्तों और आपके शौकों की आलोचना की। नतीजतन आप ये समझना बंद कर देते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। अब इसे अपने घर पर लागू करें। जब आप खुद को ही नहीं जानते, तो आप ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जो आपको दर्शाता हो? जब आप अपने फैसलों और अपने स्वाद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप कैसे तय करेंगे कि क्या रखना है और क्या फेंकना है? यह अस्त व्यस्तता, क्लटर, उस आंतरिक शून्य का भौतिक रूप ले लेती है। घर चीजों से भर जाता है क्योंकि आपके भीतर एक खालीपन, वैक्यूम है जिसे दुर्व्यवहार करने वाले ने बहुत मेहनत से पैदा किया है। हर चीज, यहां तक कि पुरानी और बेकार चीज भी, आपको खुद से ज्यादा कीमती लगती है। आप एक पुरानी टी शर्ट को फेंक नहीं पाते क्योंकि अवचेतन रूप से आपको लगता है कि साफ सफाई और व्यवस्थित रहने की आपकी जरूरतों से ज्यादा उस टी शर्ट का अस्तित्व जरूरी है। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है। जब आप कुछ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो बस एक तरह का लकवा, पैरालिसिस महसूस करते हैं।
यह वह दुविधा है जो गलत चुनाव करने के डर से पैदा हुई है, जिसके बाद आपको अपने अंदर उस आलोचक की आवाज सुनाई देती है जो आपके सताने वाले की आवाज में बोलता है। इस तरह यह अस्त व्यस्तता केवल बिखरी हुई चीजें नहीं है, यह आपके खोए हुए आत्म मूल्य का एक स्मारक है। और इस कचरे को साफ करना शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को टुकड़ों में समेटना शुरू करना होगा। दूसरी बड़ी वजह है फैसले लेने से होने वाली भयंकर थकावट। साइकोलॉजिस्ट इसे डिसीजन फैटिक कहते हैं। अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ बिताई जिंदगी को याद कीजिए। आपका हर कदम, आपका हर शब्द, आपकी हर हरकत लगातार जांच और आलोचना का शिकार होती थी। आज क्या पहनूं? कहीं उन्हें यह पसंद ना आए। डिनर में क्या बनाऊं? कहीं वह यह न कह दे कि यह फिर कोई बकवास चीज है। दोस्त को फोन करूं? कहीं इस बात पर हंगामा न हो जाए कि आप फालतू चीजों पर समय बर्बाद कर रही हैं। आपकी जिंदगी एक बारूदी सुरंग बन गई थी, जहां हर छोटा फैसला भी किसी बड़े धमाके को न्योता दे सकता था। जिंदा रहने के लिए आपके मन ने खुद को ढाल लिया। आपने या तो फैसले लेना पूरी तरह से छोड़ दिया और पूरी तरह शोषणकर्ता की इच्छा पर निर्भर रहने लगी, या फिर आप हर कदम 10 कदम आगे की सोचकर उठाती थी, जिसमें जबरदस्त मानसिक तनाव होता था। और अब आप उस रिश्ते से बाहर आ चुकी है। आपको लगता है कि आपको आजादी मिल गई है, मगर आपका दिमाग ये बात नहीं मानता। उसे आदत पड़ चुकी है कि फैसला लेना खतरनाक और बहुत एनर्जी खर्च करने वाला काम है। और अब जब आप उस अलमारी के सामने खड़ी होती है जिसे साफ करना है, तो आपका दिमाग चिल्लाता है, रुक जाओ। एक आम इंसान के लिए इस टॉप को रखना है या फेंक देना है, यह मिनटों का काम है। पर आपके लिए ये एक ट्रिगर है। वही पूरी न्यूरॉन सर्किट एक्टिवेट हो जाती है जो उस शोषण के दौरान सक्रिय होती थी। रख लूं? कहीं यह बाद में काम ना आ जाए? कहीं मुझे अफसोस ना हो? फेंक दूं? कहीं यह कोई कीमती चीज न थी और मैं हमेशा की तरह सब खराब कर रही हूं? यह अंदरूनी बातचीत आपको पूरी तरह थका देती है और मन सबसे आसान रास्ता चुनता है, यानी कोई फैसला न लेना। इसे बाद के लिए टाल दो, इसे दूर धकेल दो, बस अलमारी का दरवाजा बंद कर दो और ऐसा दिखाओ जैसे कोई समस्या है ही नहीं। इसी वजह से घर में अव्यवस्थित सामान बर्फ के गोले की तरह जमा होता जाता है। यह आलस नहीं है, यह आपकी फैसला लेने वाली प्रणाली की सीखी हुई बेबसी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस है, जिसे सालों के मानसिक शोषण ने तोड़ दिया है। आपके घर की हर चीज एक टाला हुआ फैसला है जिसे लेने की शक्ति आपका मन बस जुटा नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं चीजों के साथ हमारे भावनात्मक जुड़ाव की। एक सामान्य स्वस्थ माहौल में वस्तुएं या तो उपयोगी होती है या सुंदरता और सजावट का काम करती है। लेकिन जिन लोगों ने किसी नार्सिसिस्ट के हाथों भावनात्मक शोषण सहा है, उनके लिए ये चीजें अक्सर उन भावनाओं का विकल्प बन जाती है जिनसे उन्हें वंचित रखा गया। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में उन्हें कभी भी बिना शर्त प्यार, सहारा, अपनापन या सुरक्षा नहीं मिली। तथाकथित प्यार भी बहुत सोच समझकर नाप तोल कर दिया जाता था, और वह भी सिर्फ शर्तों पर। आपको इसके लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी, इसे कमाना पड़ता था, और यह किसी भी पल छीना जा सकता था। इस जज्बाती खालीपन, इमोशनल वैक्यूम में दिमाग किसी ठोस चीज, किसी छुई जा सकने वाली वस्तु से चिपकने लगता है। बचपन में किसी ने जो पुराना टेडी बियर दिया था, वह महज एक खिलौना नहीं रहता। वह उस बिना शर्त प्यार का प्रतीक बन जाता है जिसकी आपको हमेशा कमी महसूस हुई। चीनी मिट्टी के हाथियों का कलेक्शन सिर्फ शो पीस नहीं होता। वे आपकी जिंदगी के छोटे छोटे गवाह होते हैं जो उसके आने से पहले भी आपके साथ थे और चुपचाप आपको सहारा देते रहे। जो किताबें आपने खरीदी पर कभी पढ़ी नहीं, वे एक बेहतर ज्ञानवर्धक और दिलचस्प जिंदगी की उम्मीद बन जाती है जिसे आप शायद भविष्य में शुरू करेंगे। आप उन्हें फेंक नहीं पाते, क्योंकि ऐसा करना अपनी उम्मीद को मार देने जैसा होगा। ये चीजें उस दुनिया में आपके लिए लंगर, एंकर का काम करती हैं, जहां इंसानी रिश्ते भरोसेमंद नहीं,
बल्कि खतरनाक साबित हुए। ये चीजें धोखा नहीं देंगी, ना आपका न्याय करेंगी, न ही छोड़कर जाएंगी। ये बस मौजूद है। इसलिए जब आप इन्हें हटाने या डिक्लटरिंग डिक्लटरिंग का सोचते हैं, तो यह सफाई नहीं, बल्कि एक विश्वासघात लगता है। उस पुरानी प्याली को फेंक देना जिससे आपने सबसे मुश्किल शामों में चाय पी थी, यह याद मिटाने जैसा है कि आप किसी तरह बच निकले थे। यह आपकी तकलीफ के इकलौते खामोश गवाहों को अलविदा कहने जैसा है। और जब तक आप अपने अंदर सुरक्षा और प्यार ढूंढना नहीं सीख लेते, जब तक आप नए स्वस्थ इंसानी रिश्ते नहीं बना लेते, तब तक ये चीजें भावनात्मक बैसाखियों, इमोशनल क्रचेस का काम करती रहेंगी। आपको लगता है कि इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चौथा बड़ा कारण है गलती करने का, वो भयानक घबराहट वाला डर, पैनिक फियर। नार्सिसिस्ट अपने शिकार के मन में पूरी तरह से अक्षम होने, टोटल इनकॉम्पिटेंस का एहसास भरने में माहिर होते हैं। आपकी छोटी सी छोटी गलती को भी एक विश्वव्यापी आपदा के बराबर बताकर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। कॉफी गिरा दी, तुम हमेशा सब कुछ बिगाड़ देते देती हो, तुम्हारे हाथ किस काम के हैं? ब्रेड लाना भूल गए, तुम पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम एकदम बेकार हो। धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगते हैं। आप गलती करने से बुरी तरह डरने लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में गलती का मतलब है अपमान, सजा और अस्वीकृति, रिजेक्शन। यह डर आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में फैल जाता है और यह चीजों के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत साफ दिखाई देता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक पुराना, खराब हेयर ड्रायर है। तर्क, लॉजिक कहता है इसे फेंक दो, ये टूट चुका है। लेकिन आपके दिमाग का ट्रॉमा वाला हिस्सा तुरंत घबराहट में आ जाता है। क्या पता यह ठीक हो जाता? क्या पता इसमें कोई कीमती पुर्जा हो? क्या पता कल मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए ठीक यही हेयर ड्रायर चाहिए हो और मैं इसे फेंक दूं? मैं फिर से गलत फैसला ले लूंगा, लूंगी। मैं फिर से गलती कर बैठूंगा, बैठूंगी। और इस संभावित गलती और उसके बाद होने वाली आत्मनिंदा, सेल्फ बीटिंग से बचने के लिए आप कुछ न करने का फैसला करते हैं। आप हेयर ड्रायर को वापस रख देते हैं। यही चीज छोटे कपड़ों के साथ होती है। क्या पता मैं दुबला दुबली हो जाऊं एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स के साथ। क्या पता यह शेड अब बनना बंद हो जाए और मुझे इसकी जरूरत पड़े पुराने मैगजीन के ढेर के साथ। क्या पता उसमें कोई जरूरी लेख हो। आप अव्यवस्था, केओस में रहना पसंद करते हैं, बस इस भ्रम के साथ कि आपने कोई अटल गलती नहीं की है, कोई जरूरी चीज फेंककर। आपका घर संभावित अवसरों और सुनिश्चित किए गए जोखिमों, हेज्ड रिस्क्स का एक गोदाम बन जाता है। आप हर चीज को बस किसी भी हाल में, जस्ट इन केस, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि आपके मन में यह किसी भी हाल का डर रोजमर्रा की अस्त व्यस्त जिंदगी से कहीं ज्यादा भयानक होता है। आपके लिए कबाड़ से छुटकारा पाना मतलब है सैकड़ों, हजारों छोटे फैसले लेना, और हर फैसले में गलती करने का जोखिम शामिल है। और आपका मनोविज्ञान, साइकी, जिसे उस शोषणकर्ता अब्यूजर ने प्रशिक्षित किया है, वह इतना दबाव झेल ही नहीं पाता। पांचवा पहलू, जो पिछले वाले से गहराई से जुड़ा है, वह है टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो तनाव पर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। ट्रॉमा साइकोलॉजी में खतरे की तीन मुख्य प्रतिक्रियाएं होती हैं: लड़ो, फाइट, भागो, फ्ली, या जम जाओ, फ्रीज। लंबे समय तक चले दुर्व्यवहार, अब्यूज की स्थिति में, जहां न तो लड़ना संभव है और न ही भागना, मन अक्सर तीसरी रणनीति चुनता है: जम जाना। आप भावनात्मक रूप से जम जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। आप शारीरिक रूप से जम जाते हैं ताकि हमलावर को उकसाया ना जा सके। यह आपके जीवित रहने का प्राथमिक तंत्र बन जाता है। संबंध खत्म होने के बाद भी यह तंत्र कहीं नहीं जाता। यह बस दूसरी तनावपूर्ण स्थितियों पर लागू हो जाता है। और ट्रॉमा से जूझ रहे व्यक्ति के लिए कमरे के जंजाल को हटाना जैसा काम भी भारी तनाव पैदा करता है। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह अपने अतीत, अपने टाल दिए गए फैसलों,
अपने डर और अपने दर्द से सीधे सामना करने जैसा है। जब आप चीजों के ढेर को देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क, दिमाग इसे खतरे के रूप में देखता है और आदत के अनुसार वह जम जाने की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। शारीरिक रूप से यह अचानक उदासीनता, असहनीय थकान और बस लेटकर छत को घूरने की इच्छा के रूप में सामने आता है। आप सुबह योजना बना सकते हैं, पूरे दृढ़ संकल्प से भरे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अलमारी खोलते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपको शीशे के कंबल से ढक दिया है। कोई शक्ति नहीं बचती, सब कुछ हाथ से छूटने लगता है। दिमाग में कोहरा छा जाता है। यही वह जम जाने, फ्रीज वाली प्रतिक्रिया है। आपका शरीर और मन आपके ही इरादों को विफल कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कार्य असहनीय मनोवैज्ञानिक तनाव से जुड़ा हुआ है। यह वही टालमटोल है जिसने आपको नई नौकरी खोजने या नए रिश्ते शुरू करने से रोका था। यह एक रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसने कभी आपको जीवित रहने में मदद की थी, लेकिन अब यह आपको जीवन जीने से रोक रहा है। बाहरी लोग इसे आलस्य कहते हैं, लेकिन यह आलस नहीं है। आलस्य तब होता है जब आपके पास ऊर्जा हो, लेकिन आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, और आपके पास उस समय ऊर्जा बस होती ही नहीं है। वह सारी ऊर्जा आंतरिक संघर्ष और उन आघातजन्य ट्रॉमेटिक यादों को दबाने में खर्च हो जाती है, जो अव्यवस्था देखते ही सक्रिय हो जाती है। अब हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो शायद अजीब लगे, लेकिन यह कई लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। छठी वजह है अवचेतन मन का अव्यवस्था यानी खेओस को एक जानी पहचानी और सुरक्षित जगह मानकर उसे फिर से बनाना। जी हां, आपने सही सुना। एक नार्सिसिस्ट के साथ जीवन बिताना यानी लगातार उथल पुथल, भावनात्मक उतार चढ़ाव, गुस्से के अप्रत्याशित विस्फोट, लगातार ड्रामा, साजिशें और हेरफेर। आपका दिमाग और आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सालों से हाई अलर्ट यानी हर पल खतरे की आशंका में रहने की स्थिति में ढल चुके हैं। इसलिए शांति और व्यवस्था आपके लिए कुछ अज्ञात और यहां तक कि चिंताजनक भी हो सकती है। जब आपके जीवन में स्थिरता आती है, तो लगातार तूफान झेलने वाला आपका दिमाग घबराने लगता है। यह शांति उसे अशुभ या डरावनी लगती है। वह किसी न किसी खतरे के आने का इंतजार करता है, और अनिश्चितता की इस घबराहट से निपटने के लिए यह अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली अपने परिचित माहौल यानी अव्यवस्था को फिर से बनाने की कोशिश करता है। इसे करने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास भौतिक अव्यवस्था पैदा करना। घर की गंदगी और अव्यवस्था उस आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब और विस्तार बन जाती है जिसके आप आदी हो चुके हैं। यह आपको एक जाना पहचाना, भले ही अप्रिय एहसास देता है। आप जानते हैं कि अव्यवस्था में कैसे रहना है, लेकिन आप नहीं जानते कि व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास, जिम्मेदारी और इस बात पर विश्वास की आवश्यकता होती है कि आप एक सुंदर और आरामदायक जगह में रहने के लायक है। जबकि अव्यवस्था कुछ नहीं मांगती, वो बस होती है। इससे भी अधिक, यह भौतिक अव्यवस्था एक निरंतर भटकाने वाले माध्यम के रूप में कार्य करती है। जब तक आप बिखरी हुई चीजों की चिंता करते हैं, जब तक आप खुद को गंदे बर्तनों के लिए कोसते हैं, तब तक आपके पास खुद के अंदर झांकने और अपने असली दर्द यानी ट्रॉमा के परिणामों का सामना करने का समय और ताकत नहीं बचती। यह अव्यवस्था एक सुविधाजनक बलि का बकरा बन जाती है। खुद से यह कहना आसान होता है, मैं डिप्रेशन में हूं क्योंकि मेरा घर अस्त व्यस्त है, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं गहरे डिप्रेशन में हूं, इसलिए मेरा घर अस्त व्यस्त है। यह मानसिकता एक बड़ी अनियंत्रित समस्या को एक छोटी और सुलझाई जा सकने वाली समस्या से बदलने का प्रयास करती है। सातवां कारण, जो भले ही ऊपर से दिखने वाला हो, लेकिन जिसकी जड़ें आघात, ट्रॉमा में गहरी है, वह है ऊर्जा की स्थायी कमी, क्रोनिक लैक ऑफ एनर्जी। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, नार्सिसिस्टिक अब्यूज अस्तित्व की एक ऐसी मैराथन है जो आपके सारे संसाधन, भावनात्मक, मानसिक और जाहिर तौर पर शारीरिक, पूरी तरह से निचोड़ लेती है।
शोषण करने वाले के मूड का अंदाजा लगाते रहने और हर पल बहुत संभल कर चलने के निरंतर तनाव से आपकी तंत्रिका तंत्र सचमुच जल जाती है। आपके शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कोर्टिसोल का स्तर लगातार चरम पर रहता है। इसके कारण नींद में गड़बड़ी, पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और अंततः क्रोनिक थकान सिंड्रोम, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम या बर्नआउट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने के बाद शरीर और मन छुटकी बजाते ही ठीक नहीं हो जाते। वे गहरे थकावट की स्थिति में होते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी आंतरिक बैटरी, जिसे 100% चार्ज होना चाहिए, वह सिर्फ 10 या शायद 5% पर अटकी हुई है। और इस सीमित ऊर्जा को आपको बुनियादी चीजों पर खर्च करना है। बिस्तर से उठना, ब्रश करना, खाना बनाना, काम पर जाना। बड़ी चीजों के लिए, जैसे कि घर की गहरी साफ सफाई के लिए, ताकत बस बचती ही नहीं। अलमारी व्यवस्थित करना जैसा काम एवरेस्ट पर चढ़ाई जितना मुश्किल लगने लगता है। कोई भी अतिरिक्त प्रयास केवल इच्छा की कमी नहीं, बल्कि शरीर का शारीरिक प्रतिरोध, फिजिकल रेजिस्टेंस पैदा करता है। यह आलस नहीं है, यह एक वास्तविक शारीरिक स्थिति है। आपका शरीर आपसे चिल्लाकर कह रहा है कि उसे आराम, पुनर्प्राप्ति और शांति चाहिए। लेकिन आप अपने अवचेतन में बसी शोषक की आवाज सुनकर खुद को कोसना जारी रखते हैं। हिम्मत जुटाओ, बाकी लोग तो सब संभाल रहे हैं, तुम बस आलसी हो। यह आंतरिक संघर्ष आपकी बची खुची ऊर्जा भी छीन लेता है और आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। सफाई के लिए ताकत नहीं, गंदगी बढ़ती है, अपराध बोध और शर्म की भावना बढ़ती है, जिससे और ऊर्जा कम होती है। इस चक्र से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी थकावट को स्वीकार करें, खुद से असंभव की मांग करना बंद करें और खुद को आराम करने का अधिकार दें। यहां तक कि अगर आसपास बर्तनों का ढेर लगा हो, तब भी आपको बस लेटने और ठीक होने का अधिकार है। हमारी लिस्ट का एक खास और 8वां पॉइंट है शोषण करने वाले, अब्यूजर के दिए गए तोहफों का जाल। लगभग हर पीड़ित के घर में उन चीजों का ढेर लगा रहता है जो उन्हें उस नार्सिसिस्ट ने दी थी। ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं होती, बल्कि ये महंगी और मायने रखने वाली चीजें हो सकती हैं, जैसे कि गहने, गैजेट्स, कपड़े या घर की सजावट का सामान। नार्सिसिस्ट अक्सर लव बॉम्बिंग यानी प्यार की बौछार की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, खासकर रिलेशनशिप की शुरुआत में, ताकि आपको तोहफों से लाद कर अपने जाल में फंसा सके। ये तोहफे दरअसल हेयर फेयर, मैनिपुलेशन का एक हथियार थे, जो प्यार और परवाह का झूठा दिखावा पैदा करके आपको फंसाते थे। अब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन वो चीजें वहीं की वहीं हैं और आप उन्हें सामान्य तर्क या लॉजिक से समझ नहीं पाते। जब आप कोई ऐसा हार या ड्रेस उठाते हैं, तो आपके दिमाग में तूफान मच जाता है। एक तरफ यह चीज आपको दर्द, अपमान और झूठ की याद दिलाती है। सच कहें तो यह जहरीली ऊर्जा से भरी हुई है। दूसरी तरफ शोषण करने वाले ने जो तंत्र, मैकेनिज्म इतने समय से तैयार किया था, वो सक्रिय हो जाता है। आपको उन अच्छे पलों की यादें आने लगती हैं जो हमेशा सिर्फ एक दिखावा थे। मन में सवाल उठते हैं, लेकिन इसे चुनते वक्त उसने कितनी मेहनत की होगी, इस पर इतने पैसे खर्च हुए थे, मैं इसे फेंक कैसे सकती हूं? शायद सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था। ये चीजें इस बात का भौतिक सबूत बन जाती हैं कि कुछ अच्छा भी हुआ था। उन्हें फेंक देना मतलब यह स्वीकार करना है कि आपका सारा समय बर्बाद गया, कि वह सारा प्यार झूठा था। यह स्वीकारोक्ति, एक्नॉलेजमेंट, बहुत दर्दनाक होती है। इसके अलावा नार्सिसिस्ट अक्सर पीड़ित के मन में एहसान का बोझ डाल देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम एहसान फरामोश हो। यह आवाज आपके दिमाग में गूंजती रहती है। किसी तोहफे को फेंकना आपको कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड या विश्वासघात जैसा लगता है और इसलिए आप उन चीजों को रहने देते हैं। वे गहनों के डिब्बों में, अलमारियों में और शेल्फों पर छोटी छोटी जहरीली मूर्तियों की तरह रखी रहती है, जो आपके मानसिक स्पेस को जहर से भर देती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती। उन्हें देखना
पुराने घाव पर एक छोटा सा वार करने जैसा है। इन चीजों से छुटकारा पाना महज सफाई नहीं है, यह आजादी का एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है। ये एक घोषणा है, मैं अब तुम्हारे झूठे दिखावे में नहीं आऊंगी। मेरी मानसिक शांति किसी भी पैसे या किसी भी याद से ज्यादा कीमती है। नौवीं वजह है कबाड़ या फैले हुए सामान को एक भौतिक अवरोधक के रूप में इस्तेमाल करना। जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे थे, तो आपकी निजी सीमाओं का लगातार उल्लंघन किया गया। वह आपकी चीजें बिना पूछे ले सकता था, आपकी बातचीत, चैट पढ़ सकता था, बिना खटखटाए कमरे में आ जाता था और आपके हर कदम पर नजर रखता था। आपके पास अपनी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। रिश्ते से बाहर निकलने के बाद भी घुसपैठ, इंट्रूजन का यह डर बना रहता है। आपको नए लोगों से डर लगता है कि वे आपको फिर से चोट पहुंचाएंगे, आपकी सीमाओं को फिर से तोड़ेंगे, और घर में फैला हुआ यह सामान आपका अवचेतन सहयोगी बन जाता है। यह एक किले की मजबूत दीवार की तरह काम करता है। पहला, यह आपको मेहमानों को घर पर बुलाने नहीं देता। आपको शर्म महसूस होती है, आपको आलोचना का डर होता है, इसलिए आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं। यह दुखद है, लेकिन साथ ही सुरक्षित भी। कोई नहीं आएगा तो कोई चोट भी नहीं पहुंचाएगा। आपका घर आपका शेल, कवच बन जाता है, और यह कबाड़ उसकी मोटी दीवारें। दूसरा, अगर कोई आपके घर में आ भी जाता है, तो यह अव्यवस्था एक शारीरिक और भावनात्मक दूरी पैदा कर देती है। कुर्सियों पर सामान का ढेर आपको पास बैठने नहीं देता। सामान से भरी मेज आपको मन की बातें करने के लिए प्रेरित नहीं करती। यह अराजकता एक तनावपूर्ण माहौल बनाती है, जहां आराम करना और खुद को सहज महसूस कराना मुश्किल होता है। यह लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने का एक तरीका है, ताकि वे आपकी जिंदगी और आपकी आत्मा के बहुत करीब ना आ सकें। कभी कभी बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग अपने बिस्तर को भी सामान से भर देते हैं। व्यक्ति उस पर इतनी चीजें छोड़ देता है कि सोने के लिए बस एक छोटा सा कोना बचता है। यह संभावित नजदीकी, इंटीमेसी से और उन नए रिश्तों से बचने के लिए एक अवचेतन सुरक्षा है, जो बहुत खतरनाक लगते हैं। वह घर जिसे आराम और मेहमान नवाजी का स्थान होना चाहिए, पुराने मैगजीन, डिब्बों और फालतू कपड़ों की एक सेना द्वारा संरक्षित एक अभेद्य किले में बदल जाता है। और इन दीवारों को गिराने के लिए सबसे पहले आपको उनके बिना खुद को सुरक्षित महसूस करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भौतिक रुकावटों के बजाय अपने शब्दों और कार्यों की मदद से अपनी निजी सीमाओं को बना और बचा सकते हैं। हमारे विश्लेषण का 10वां महत्वपूर्ण पहलू है खुद को बेकार या नकारा महसूस करने के चलते होने वाला सेल्फ सैबोटाज, आत्मविघटन। एक नार्सिसिस्ट अहंकारी व्यक्ति कभी यह मौका नहीं छोड़ता कि वो आपके मन में यह बात बिठा दे कि आप किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं है। वह आपकी सफलताओं पर मीन मेख निकालेगा, आपकी उपलब्धियों को तुच्छ बताएगा और आपकी असफलताओं पर खुश होगा। वह हमेशा यही झर दोहराएगा, मेरे सिवा तुम्हें कौन पूछेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हो ही एक नाकाम इंसान। जरा अपने आप को देखो, तुम तो बस एक तरस खाने लायक चीज हो। समय के साथ यह जहरीली मंत्र आपकी आंतरिक आवाज बन जाती है। आप सचमुच ये मानने लगते हैं कि आप खुशी, सफलता, आराम और सुंदरता के लायक नहीं हैं, और यह विश्वास, यह अयोग्यता का भाव आपके अपने घर के प्रति आपके रवैये में झलकने लगता है। आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि आप एक साफ, सुंदर और व्यवस्थित जगह में रहने के काबिल नहीं है। सफाई और व्यवस्था को अक्सर खुशहाली और एक सफल जीवन से जोड़कर देखा जाता है। और अगर आप नाकाम हैं, तो आपको उसी तरह के माहौल में रहना चाहिए। आपका बिखरा हुआ, असहज घर आपकी निकम्मेपन, वर्थलेसनेस का भौतिक सबूत बन जाता है। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वयं पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी की तरह काम करता है। आप मानती हैं कि आप लायक नहीं हैं, और आप अपने इर्द गिर्द वैसा ही माहौल बना लेती है जो इस बात को साबित करता है। व्यवस्था बनाने की हर कोशिश को आप खुद ही रोक देती है। हो सकता है कि आपने सुंदर स्टोरेज बॉक्स खरीदे हों,
लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। आप सफाई शुरू तो कर सकती है, लेकिन बीच में ही छोड़ देंगी, क्योंकि वह आंतरिक आवाज फुसफुसाती है, मेहनत क्यों करनी, सब कुछ वापस जैसा का तैसा हो जाना है, तुम में व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता ही नहीं है। यह खुद को सजा देने का एक तरीका है। आप उस अत्याचारी का काम आगे बढ़ा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप खुद ही शिकार है और खुद ही जल्लाद। घर में अव्यवस्था रखना खुद को उस स्तर पर रोक कर रखना है जहां नार्सिसिस्ट ने आपको धकेल दिया था। अपने घर की सफाई शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को खुश रहने की अनुमति देनी होगी। आपको इस आंतरिक आलोचक को चुनौती देनी होगी और जोर से कहना होगा, मैं साफ सुथरी जगह में रहने के लायक हूं, मैं सुंदरता और शांति की हकदार हूं, मैं एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हूं। 11वीं वजह जो सीधे तौर पर जहरीले रिश्तों से निकलती है, वह है अपनी पहचान का पूरी तरह खो जाना। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, कुल नियंत्रण पाने की चाह में अपने पार्टनर के व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आपके शौक को बेतुका, आपकी पसंदीदा फिल्मों को घटिया और आपके संगीत को एकदम बेकार बता दिया जाता है। धीरे धीरे आप उन सभी चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप प्यार करते थे, सिर्फ उसे खुश करने के लिए और झगड़ों से बचने के लिए। आप ऐसे कपड़े पहनने लगते हैं जो उसे पसंद है, सिर्फ उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं जिन्हें वह मंजूरी देता है, और उन्हीं चीजों में रुचि लेने लगते हैं जो उसे दिलचस्प लगती है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि अपने उस पीड़ा देने वाले की एक धुंधली परछाई बन जाते हैं। और अब आप आजाद हैं, लेकिन आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या पसंद है? आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और यह भ्रम की स्थिति सीधे तौर पर आपके घर पर असर डालती है। आप अपनी जगह को व्यवस्थित कैसे करें जब आपको पता ही न हो कि आपको कौन सी शैली, स्टाइल पसंद है? आप यह कैसे तय करें कि किन चीजों को रखना है, जब आप यह नहीं समझते कि इनमें से क्या वास्तव में आपका है और क्या आप पर थोपा गया था? आपका घर किसी और की जिंदगी का अजायब घर, संग्रहालय बन जाता है। उसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें कभी आपके पूर्व पार्टनर ने मंजूरी दी थी। अलमारी में ऐसे कपड़े लटके हो सकते हैं जिनमें आप असहज महसूस करते थे, पर जिसे पहनने के लिए वह आपको मजबूर करता था। आपके आसपास की हर चीज उसके स्वाद, उसके नियमों और उसकी मौजूदगी से सराबोर है। आप इन चीजों को देखते हैं और उनसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते, पर आप उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जगह क्या लाना है। आपके पास अपना कोई नजरिया, अपनी कोई अवधारणा, कॉन्सेप्ट नहीं है। चीजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के लिए इन सवालों के जवाब चाहिए। मुझे क्या पसंद है? मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं अपने घर को कैसा देखना चाहती हूं? लेकिन इन जवाबों की जगह आपके अंदर एक गहरा शून्य है। इसलिए आप सब कुछ वैसा ही छोड़ देते हैं। अपनी और पराई चीजों का यह मिला जुला अराजक ढेर आपके दिमाग की उलझन को पूरी तरह से दर्शाता है। भौतिक, फिजिकल कचरे को साफ करने से पहले आपको खुद को समझना शुरू करना होगा। यह याद करना होगा कि इस रिश्ते से पहले आप क्या पसंद करते थे। नई चीजें आजमाना होगा और यह ढूंढना होगा कि कौन सी चीज आपको सुकून देती है। और तभी, जब आप अपनी पहचान खोजना शुरू करेंगे, आपके अंदर इतनी शक्ति और इच्छा जागेगी कि आप एक ऐसा घर बना सके जो आपका सच्चा प्रतिबिंब हो, न कि उस व्यक्ति का स्मारक जिसने आपको मिटाने की कोशिश की थी। सफाई की किसी भी कोशिश को नाकाम करने वाला 12वां कारण है विश्लेषणात्मक पंगुता, एनालिटिकल पैरालिसिस। यह वह स्थिति है जब आप जानकारी और विकल्पों के इतने ज्यादा बोझ तले दबे होते हैं कि आप कोई भी फैसला नहीं ले पाते। और ट्रॉमा से गुजर चुके या ज्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग की आदत वाले लोगों के लिए कबाड़ का ढेर इस पंगुता के लिए परफेक्ट स्टॉर्म साबित होता है। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुराना ग्रीटिंग कार्ड उठाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वह उसे देखेगा, मुस्कुराएगा और या तो उसे यादगार चीजों के बक्से में रख देगा
या फेंक देगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बेहद जटिल विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये किसने दिया था? हाँ, ये तो माशा मौसी ने दिया था। कब? 2005 की नई साल पर। उन्होंने क्या विश किया था? खुशियां और सेहत। अब माशा मौसी कैसी होंगी? मुझे उन्हें फोन करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने फोन किया तो वह पूछेंगी कि मैं क्या कर रही हूं। मैं उन्हें क्या बताऊंगी? कि मैं इस गंदगी के बीच बैठी पुरानी चीजें छांट रही हूं? मुझे शर्म आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माशा मौसी की यह आखिरी निशानी हो? नहीं, एक गुलदस्ता भी तो है। वह कहां है? उसे ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं यह कार्ड फेंक दूं तो क्या माशा मौसी नाराज होंगी? उन्हें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता होगा। ये तो मेरी याद है, पर यह जगह घेर रहा है और जगह है ही नहीं। इसे कहां रखूं? क्या मैं कार्ड्स के लिए एक अलग बक्सा बना लूं? उसे कहां रखूंगी? शायद मैं इसकी फोटो खींचकर फेंक दूं। नहीं, वह बात नहीं आएगी। इसमें वह एनर्जी नहीं है। और बस 10 मिनट गुजर गए और आप अभी भी उस बेचारे कार्ड को पकड़े हुए हैं, इस अंदरूनी बातचीत से पूरी तरह थक चुके हैं। अब इस स्थिति को अपने घर की हजारों चीजों से गुणा कर दीजिए। हर चीज विचारों, यादों, डर और शक का एक पूरा सिलसिला शुरू कर देती है। ट्रॉमा से पहले ही थका हुआ आपका दिमाग इस बोझ को संभाल नहीं पाता। वह किसी पुराने कंप्यूटर की तरह ओवरहीट होकर हैंग हो जाता है और आप पूरी तरह से लाचार होकर उस कार्ड को वापस उसी ढेर में रख देते हैं। विश्लेषणात्मक पंगुता सिर्फ अनिर्णय, इनडिसीजन नहीं है। यह जानकारी के अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के खिलाफ मस्तिष्क की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है, जिसे उस दर्दनाक अनुभव ने और बढ़ा दिया है, जिसने आपको सिखाया है कि कोई भी फैसला खतरनाक हो सकता है और इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। गंदगी और कबाड़ की समस्या को और भी बदतर बनाने वाला 13वां पहलू है शर्मिंदगी की गहरी भावना और खुद को अलग थलग कर लेने की चाहत। बहुत से लोगों के लिए घर की यह अव्यवस्था एक शर्मनाक राज बन जाती है। आप एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। बाहर, काम पर या दोस्तों के बीच आप एक सफल, साफ सुथरे और व्यवस्थित इंसान हो सकते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि आपके दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। यह राज आप पर एक भारी बोझ की तरह दबाव डालता है। आपको बिन बुलाए मेहमानों से डर लगता है। दरवाजे पर या इंटरकॉम पर हुई एक छोटी सी खटखटाहट भी आप में दहशत भर देती है। आप दोस्तों और रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं कि वे क्यों नहीं आ सकते। घर में काम चल रहा है, मैं बीमार हूं, या पड़ोसी कॉकरोच भगाने की दवा डाल रहे हैं। आपका हर झूठ शर्म और अकेलेपन की भावना को और मजबूत करता है। आप एक जाल में फंस जाते हैं। आपको मदद और समर्थन चाहिए, लेकिन आप किसी को भी अपनी दुनिया में आने नहीं दे सकते, क्योंकि आपको डर है कि लोग आपका न्याय करेंगे। आपको अपनों की आंखों में घृणा या दया देखने का डर होता है। आपको डर लगता है कि कहीं वे वही शब्द न कहे जो पहले से ही आपके मन में शोषण करने वाले की आवाज बनकर गूंज रहे हैं। तुमने खुद को इतना कैसे गिरने दिया? या तुम बिल्कुल स्वर जैसे हो। यह शर्म आपको केवल दोस्तों से ही नहीं, बल्कि पेशेवरों से भी मदद लेने से रोकती है, चाहे वे सफाई सेवा वाले हों या मनोवैज्ञानिक। आपको लगता है कि आपकी समस्या अद्वितीय और भयानक है, कि किसी और ने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया होगा। आप अपनी अव्यवस्था को छिपाते हैं और इसके साथ अपनी पीड़ा को भी छिपा लेते हैं। यह अकेलापन अवसाद और चिंता को और बढ़ा देता है, और ये भावनाएं बदले में आपको उस गंदगी से लड़ने की शक्ति छीन लेती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। गंदगी शर्मिंदगी पैदा करती है। शर्मिंदगी अलगाव की ओर ले जाती है। अलगाव दर्दनाक अनुभवों को बढ़ाता है और वे सफाई करने की ताकत छीन लेते हैं। इस चक्र को तोड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, और पहला कदम यह समझना है कि आप अकेले नहीं हैं। दुर्व्यवहार का अनुभव कर चुके लाखों करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आपकी यह अव्यवस्था आपकी कोई नैतिक कमी नहीं है, यह महज एक लक्षण है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी लगने पर खांसी आती है, और आपको इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हैं,
और आपको मदद की जरूरत है। आइए अब हम 14वें पहलू पर गौर करें। घर में अनावश्यक चीजों के जमावड़े का कंपल्सिव, विवशता भरी खरीदारी या शॉपिंग की लत से क्या कनेक्शन है? ट्रॉमा, आघात से गुजरे हुए कई लोगों के लिए नई चीजें खरीदना खुद की मदद करने का एक तरीका बन जाता है। यह उस अंदरूनी खालीपन को भरने की कोशिश होती है जिसे शोषणकर्ता या अत्याचारी पीछे छोड़ गया था। जब आप अकेलापन, निराशा या बेचैनी महसूस करते हैं, तो बाजार जाना या ऑनलाइन शॉपिंग करना थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। चीजों को चुनने की प्रक्रिया, उन्हें खरीदने का रोमांच और फिर नई चीज मिलने की उम्मीद, ये सब डोपामाइन यानी खुशी के हार्मोन को बढ़ाते हैं। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा महसूस होता है। आप खुद को ज्यादा जरूरी, ज्यादा सफल महसूस करने लगते हैं। नई चीजें एक नई जिंदगी का वादा लगती है। मन में ख्याल आता है, यह सुंदर ड्रेस खरीद लूंगा, लूंगी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यह ऑर्गेनाइजर खरीद लूंगा, लूंगी तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। यह सेल्फ हेल्प की किताब खरीद लूंगा, लूंगी और मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा, जाऊंगी। लेकिन यह असर बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। खरीदारी का उत्साह जल्द ही निराशा में बदल जाता है। ड्रेस अलमारी में लटकी रहती है क्योंकि उसे पहनने का मौका या मन नहीं होता। ऑर्गेनाइजर खाली पड़ा रहता है क्योंकि उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होती। किताब शेल्फ पर धूल फांकती है क्योंकि उसे पढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। और घर में नई नई चीजों का अंबार लगता जाता है जो समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ा देती है। यह प्यास को नमकीन पानी से बुझाने जैसा है। आप जितना ज्यादा खरीदते हैं, उतनी ही ज्यादा असंतुष्टि महसूस करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह शॉपिंग अक्सर बेतरतीब होती है। आप तात्कालिक आवेग में आकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको असल में जरूरत नहीं होती। ये सोची समझी खरीदारी नहीं होती, बल्कि भावनात्मक पैबंद, इमोशनल बैंडेड्स होते हैं। नतीजतन आपका घर सिर्फ पुराने कबाड़ से नहीं, बल्कि उस नए सामान से भी भर जाता है जो इस्तेमाल होने से पहले ही कबाड़ बन चुका होता है। और इस गंदगी के लिए अपराधबोध के साथ पैसे बर्बाद करने का गिल्ट भी जुड़ जाता है। ये एक और दुष्चक्र, विशस सर्कल है, जहां समस्या को सुलझाने की कोशिश ही उस समस्या का हिस्सा बन जाती है। 15वां बिंदु एक सीधी और सटीक उपमा है। आपका भौतिक बिखराव आपके मानसिक बिखराव का हूबहू आईना होता है। हमारी बाहरी दुनिया अक्सर हमारी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब होती है। और यदि किसी सदमे, ट्रॉमा के कारण आपके दिमाग में उथल पुथल मची है, तो वह चीज अनिवार्य रूप से आपके आसपास की जगह में नजर आएगी। नार्सिसिस्टिक शोषण के बाद मानसिक अव्यवस्था क्या होती है? ये उन दर्दनाक घटनाओं की अनचाही यादें हैं जो बिना किसी चेतावनी के आपके दिमाग में घुस जाती हैं। ये शोषक की आलोचनात्मक आवाज के साथ आपका निरंतर आंतरिक संवाद है। ये भविष्य के बारे में चिंताएं और अतीत को लेकर कड़वा पछतावा है। ये सैकड़ों अधूरे काम और खुद से किए गए वो वादे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए। यह भावनाओं में उलझन है। आप एक ही व्यक्ति के लिए गुस्सा, उदासी, प्यार और नफरत एक साथ महसूस कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क ओवरलोड हो चुका है। वह एक साथ अतीत को सुलझाने, वर्तमान से निपटने और भविष्य की योजना बनाने की कोशिश कर रहा है, और वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। अब अपने घर पर एक नजर डालिए। यह बिना भुगतान किए गए बिलों का ढेर है जो आपकी वित्तीय अस्थिरता की चिंताएं है। यह गंदे बर्तनों का पहाड़ है। यह आपकी थकान और उदासी, अपाठी है। यह टूटी हुई चीज है जिसे आप ठीक करने वाले थे। यह आपका टूटा हुआ आत्मसम्मान है। ये वे बक्से हैं जिन्हें आपने शिफ्ट होने के बाद से खोला नहीं है। यह वह अतीत है जिसका सामना करने से आप डरते हैं। हर अनजानी चीज, हर धूल भरी सतह एक साकार हो चुकी नकारात्मक सोच या अनसुलझा हुआ एहसास है। जब आप ऐसी जगह में रहते हैं, तो यह लगातार आपकी अंदरूनी स्थिति को खराब करती रहती है। आप जागते हैं, चारों ओर अव्यवस्था देखते हैं, और आपका पहला विचार होता है, मैं एक विफल व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा। यह बाहरी बिखराव आपके दिमाग को आराम नहीं करने देता।
यह लगातार खतरे, अधूरेपन और समस्याओं का संकेत देता है। यही कारण है कि डिप्रेशन से जूझते समय मनोवैज्ञानिकों की पहली सलाहों में से एक ये होती है कि कम से कम किसी एक छोटी सी सतह पर, जैसे कि बेडसाइड टेबल पर, साफ सफाई करें। बाहरी दुनिया में व्यवस्था का एक छोटा सा द्वीप बनाने से आपके दिमाग में भी वैसी ही स्पष्टता का एक द्वीप बनाने में मदद मिलती है। और इसके विपरीत, जब तक आप थेरेपी या आत्म सहायता से अपनी मानसिक गंदगी को साफ करना शुरू नहीं करते, तब तक भौतिक बिखराव से लड़ना सिसिफस के अथक प्रयास जैसा ही होगा। 16वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें अव्यवस्था और जमाखोरी के बीच के अंतर को समझना होगा। हालांकि बाहर से देखने पर ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये दो अलग-अलग मानसिक अवस्थाएं हैं जिनकी मनोवैज्ञानिक जड़ें भिन्न हैं। जमाखोरी, हॉर्डिंग या रोगजनक संचय, पैथोलॉजिकल हॉर्डिंग, एक मान्यता प्राप्त मानसिक विकार है। इस विकार से पीड़ित लोग चीजों को इकट्ठा करने और संजोकर रखने की एक जबरदस्त, अनियंत्रित आवश्यकता महसूस करते हैं, भले ही वे पूरी तरह से बेकार या अस्वच्छ हो। कुछ भी फेंकने की कोशिश करने पर उन्हें अत्यधिक तनाव होता है। उनके घर अक्सर चलने फिरने लायक नहीं रह जाते और जीवन के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अव्यवस्था, यानी कचरा जमा होना, जिसकी चर्चा हम आघात, ट्रॉमा के संदर्भ में कर रहे हैं, यह एक व्यवहारिक लक्षण ज्यादा है, न कि कोई स्वतंत्र मानसिक विकार। जो व्यक्ति अव्यवस्था से जूझ रहा होता है, उसे आमतौर पर अपनी समस्या का एहसास होता है। वह अपनी इस गड़बड़ी से खुश नहीं होता, बल्कि इससे पीड़ित होता है। वह साफ सफाई में रहना चाहता है, लेकिन उन कारणों से उसके पास आंतरिक संसाधन नहीं होते जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। थकान, डर और अनिर्णय। एक जमाखोर के विपरीत, जो हर चीज में कुछ न कुछ मूल्य देखता है, आघात से प्रेरित अव्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपने जमा किए गए कचरे को घृणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन खुद को पंगु महसूस करता है और कुछ भी बदलने में असमर्थ पाता है। हालांकि इन दोनों अवस्थाओं के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। अगर लंबे समय तक अव्यवस्था को अनदेखा किया जाए, तो यह बदतर हो सकती है और धीरे धीरे जमाखोरी का रूप ले सकती है। चीजों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ सकता है और उनसे अलग होने की अक्षमता एक पुरानी आदत बन सकती है। इस अंतर को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। जहां आघात से प्रेरित अव्यवस्था के मामले में मुख्य ध्यान साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा पर और दुर्व्यवहार के परिणामों पर काम करने पर होना चाहिए, वहीं पूर्ण विकसित जमाखोरी के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। इसमें विशेष रूप से व्यवहार सुधार के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, सीबीटी शामिल हो सकती है और कभी-कभी दवाइयों से उपचार भी जरूरी हो सकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपकी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और आपका घर असुरक्षित होता जा रहा है, तो सही निदान के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना बहुत जरूरी है। 17वीं वजह, जो शायद सबसे कपटी है, वो यह है कि सफाई के दौरान आपके दिमाग में शोषण करने वाले अब्यूजर की आवाज की गूंज। जो व्यवस्थित होने की प्रक्रिया एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्यूट्रल या खुशनुमा होती है, वही आपके लिए खुद को कोसने का एक रण क्षेत्र बन जाती है। आप जैसे ही किसी चीज को हाथ में लेती है कि इसका क्या करना है, तुरंत दिमाग में वही पुरानी जानी पहचानी रिकॉर्डिंग चलने लगती है। इसे कहाँ रखेगी, फिर से सब गड्ढे कर देगी, तुम इससे भी नहीं निपट सकती, कितनी नाकारा हो तुम, ये सब खरीदा ही क्यों था, फिर पैसे बर्बाद कर दिए, कितनी फिजूल खर्ची करती हो, जरा देखो तो क्या बन गई हो तुम, कितनी बुरी हालत है तुम्हारी। ये वाक्य आपके नहीं है, ये सीधे आपके उत्पीड़क के शब्द है या उनके संदेशों का सारांश है, जो आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई तक बैठ गए हैं कि आप उन्हें अपनी ही सोच समझने लगी है। यह अंदर बैठा आलोचक आपके हर प्रयास को कम आंकता है। आपने एक शेल्फ व्यवस्थित कर दी, वह तुरंत कहेगा, बस बस इतनी ही तुम्हारी क्षमता है।
देखो, अभी कितना काम बचा है। तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। आपने कोई बेकार चीज फेंकने का फैसला किया? वह फुसफुसाएगा। क्या तुम पक्का कह रही हो? कहीं बाद में पछताना ना पड़े? तुम हमेशा गलत फैसले लेती हो। नतीजतन काम पूरा होने की संतुष्टि के बजाय आपको केवल खालीपन, शर्म और निराशा महसूस होती है। हर काम के साथ नकारात्मकता का एक सैलाब आता है। स्वाभाविक है कि आपका मन किसी भी कीमत पर इस प्रक्रिया से बचेगा। हर बार आत्म आलोचना और खुद से नफरत के इस स्नान में डुबकी लगाने से बेहतर है कि कुछ किया ही न जाए। अव्यवस्था से लड़ना तब तक असंभव है जब तक आप अपने सिर में इस बाहरी आवाज को पहचानना नहीं सीख जाती, जब तक आप उसे जवाब देना नहीं सीख जाती। यह मेरी सोच नहीं है, यह उसके शब्द है। और अब इन शब्दों का मुंह पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपको खुद के लिए एक दयालु और सहारा देने वाला माता पिता बनना होगा, जो हर छोटे से छोटे कदम के लिए आपकी तारीफ करे। शाबाश, तुमने यह शेल्फ व्यवस्थित की। यह आसान नहीं था। मुझे तुम पर गर्व है। चलो, अब थोड़ा आराम करो और कल अगर ताकत रही तो थोड़ा और काम करेंगे। 18वां पहलू शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही रूप से अब से हुए होने का गहरा एहसास है। घर में फैली अव्यवस्था इस अवस्था की एकदम सही परिभाषा बन जाती है। बरसों से जमा हो रही चीजें आपके उस अतीत का प्रतीक है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं और छोड़ नहीं पा रहे। हर पुराना अखबार, अनावश्यक सामान से भरा हर डिब्बा एक लंगर है जो आपको उसी जगह रोके रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता। आप सचमुच अपने अतीत के बीच जी रहे हैं। आप एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपने शारीरिक रूप से उसके लिए जगह ही नहीं बनाई है। आपके घर में कुछ नया और अच्छा कैसे आ सकता है जब सारी जगह पुरानी और बेकार चीजों से भरी पड़ी है? फंस जाने का यह एहसास आपके जीवन के हर पहलू में घुस चुका है। आप एक नापसंद नौकरी में फंसे हुए हैं क्योंकि आप बदलाव से डरते हैं। आप अकेलेपन में जकड़े हुए हैं क्योंकि आप नए रिश्तों से घबराते हैं। आप अपनी दर्दनाक यादों में फंसे हुए हैं, उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। और आपका यह बिखरा हुआ घर इस जाल का शारीरिक रूप है। यह सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी आप पर बोझ डालता है। एक तंग भरी हुई जगह में रहना आपकी गतिविधियों को सीमित करता है, दम घुटने जैसा महसूस कराता है। आप खुलकर सांस नहीं ले पाते, कंधे सीधे नहीं कर पाते। ऐसे घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, वह दलदल के पानी की तरह स्थिर हो जाती है और आपकी अपनी जीवन ऊर्जा भी ठहर जाती है। आपको निराशा, प्रेरणा की कमी महसूस होती है और यह एहसास होता है कि जिंदगी बस गुजरती जा रही है। इस फंसे हुए अवस्था से बाहर निकलने का रास्ता अक्सर एक छोटे से भौतिक कार्य से शुरू होता है। एक कचरे का बैग फेंकना या एक डिब्बे को खाली करना। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक कदम है जो ब्रह्मांड से कहता है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं नए के लिए जगह बना रहा हूं। यहां तक कि एक छोटी सी साफ जगह, जैसे एक साफ मेज या खाली खिड़की की चौखट, भी आपके लिए ताजी ऊर्जा का स्रोत बन सकती है और आपके जीवन के अन्य बड़े पहलुओं में बदलाव लाने की शुरुआत कर सकती है। 19वीं वजह यह है कि हम अपनी अनसुलझी भावनाओं को चीजों में भरकर रख देते हैं। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, अब्यूज के बाद आपके अंदर दर्द, गुस्सा, शिकायत, डर और उदासी का पूरा समंदर भरा रह जाता है। लेकिन उन रिश्तों में इन भावनाओं को व्यक्त करना खतरे से खाली नहीं था। आपका हर आंसू या गुस्से का हर एक पलटाव आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। उसे तुच्छ ठहराया जाता था या बदले में और बड़ी आक्रामकता झेलनी पड़ती थी। आपने अपनी भावनाओं को दबाना, उन्हें अंदर ही अंदर गहराई तक धकेलना सीख लिया। पर भावनाएं कहीं गायब नहीं होती, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। और अगर उन्हें स्वस्थ तरीके से, जैसे आंसू बहाकर, बात करके या रचनात्मकता के माध्यम से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो वे भौतिक चीजों पर जमना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया अनजाने में, यानी अचेतन रूप से होती है। आप गहरे दुख के समय कोई किताब खरीदते हैं
और वह किताब आपकी उदासी का प्रतीक बन जाती है। आप उसे फेंक नहीं पाते, क्योंकि इसका मतलब होगा अपने ही दुखों को महत्वहीन कर देना। या उदाहरण के लिए, आपके पास पुराने कपड़ों का एक ढेर है जिसे आपने रिश्ते के सबसे मुश्किल दौर में पहना था। ये कपड़े सचमुच आपके डर और हताशा से सराबोर है। आप उन्हें पहनते नहीं, लेकिन फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि वे इस बात का भौतिक प्रमाण बन गए हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं। उन्हें हटाना ऐसा लगता है मानो उस खुद को धोखा देना जिसने इतना सहा है। आपका घर संग्रहित भावनाओं का एक गोदाम बन जाता है, और इस ढेर को साफ करने का मतलब है इन सभी डिब्बों को खोलना। जब आप किसी विशेष दौर से जुड़ी चीज को छूते हैं, तो उन सभी दबी हुई भावनाओं का पूरा सैलाब आप पर टूट पड़ता है। यह असहनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है। इसीलिए आप इन चीजों को नहीं छूना पसंद करते, उन्हें टाइम बम की तरह पड़े रहने देते हैं। इस तरह की जमाखोरी से निपटने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं के साथ काम करना सीखना होगा। उन्हें स्वीकार करना, उन्हें महसूस करना और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देना होगा। साइकोथेरेपी, डायरी लिखना, आर्ट थेरेपी और शारीरिक व्यायाम, ये सब भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करते हैं। और जब आपका अंदरूनी भंडार खाली होने लगेगा, तभी आपको बाहरी भंडारों को साफ करने की हिम्मत और ताकत मिलेगी। हमारी इस चर्चा का बीसवां पहलू यह समझाता है कि जगह व्यवस्थित करने के लोकप्रिय तरीके, जैसे कि कॉनमेरी मेथड, अक्सर ट्रॉमा से गुजर चुके लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते, या कई बार उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। मैरी कोंडो जैसी प्रणालियां इस विचार पर आधारित है कि आपको केवल वही चीजें रखनी चाहिए जो आपको खुशी देती है, स्पार्क जॉय। यह मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन अवधारणा है, लेकिन जिसने नार्सिसिस्टिक अब्यूज झेला है, उसके लिए यह एक वास्तविक यातना बन सकती है। पहला, ट्रॉमा, डिप्रेशन और आनंदहीनता, अनहिडोनिया यानी खुशी महसूस न कर पाना, से पीड़ित व्यक्ति को बहुत कम चीजों से खुशी मिलती है। आप कोई चीज हाथ में उठाते हैं, खुद को सुनते हैं और कुछ भी महसूस नहीं करते, बस एक खालीपन। ऐसी स्थिति में आप कैसे तय करेंगे कि क्या रखना है? यह उनकी आत्मदोष की भावना को और बढ़ाता है। देखो, मुझे तो चीजें भी खुश नहीं कर पाती, जरूर मुझ में ही कोई कमी है। दूसरा, इस तरीके में बहुत बड़ी संख्या में तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। हर चीज को हाथ में लो, पूछो कि क्या वह तुम्हें खुशी देती है, और तुरंत फैसला करो। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ट्रॉमाग्रस्त मस्तिष्क के लिए निर्णय लेना एक बड़ा तनाव है, जिससे निर्णय लेने का पक्षाघात, पैरालिसिस, हो जाता है। एक बार में पूरी श्रेणी को निपटाने का पैमाना, जैसे कि सारे कपड़े एक साथ, प्रेरणा की बजाय घबराहट पैदा करता है और सब कुछ छोड़ने की इच्छा जगाता है। तीसरा, चीज का शुक्रिया अदा करो और उसे जाने दो वाली सलाह ट्रिगर कर सकती है। अब्यूज के कई पीड़ितों के लिए जाने देने, लेटिंग गो, का विचार ही दर्द, नुकसान और विश्वासघात से जुड़ा है। उन्हें अपनी सीमाएं, अपने सपने और अपना सम्मान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अब चीजों को भी मुक्त करने की मांग एक और हिंसा की तरह महसूस हो सकती है। ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। क्रांति की नहीं, बल्कि धीमी, सावधानीपूर्वक क्रमिक सुधार, इवोल्यूशन की। सब कुछ अभी और एक साथ नहीं, बल्कि एक समय में एक छोटा कदम। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या यह खुशी देती है, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या यह चीज मेरे लिए कार्यात्मक रूप से जरूरी है? क्या यह उस जीवन के अनुकूल है जो मैं बनाना चाहता हूं? क्या यह मुझे किसी तरह का दर्द तो नहीं दे रही? यह दृष्टिकोण ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी इसे दुर्व्यवहार सहने के बाद मन के कार्य करने के तरीके को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। 21वीं वजह है नियंत्रण पाने की विरोधाभासी चाहत। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में आपने अपने जीवन पर से हर तरह का नियंत्रण खो दिया था। उसने आपके पैसे, आपका समय, आपके दोस्त, आपके एहसास, सब कुछ नियंत्रित किया।
आप लगातार बेबसी और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे। और जब आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर नियंत्रण की भावना वापस पाने की एक बेचैन, गहरी जरूरत पैदा हो जाती है। यहीं पर यह अव्यवस्था एक अजीब खेल खेलती है। एक तरफ अराजकता पूरी तरह से नियंत्रण खोने जैसा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां वे पूर्ण स्वामी होते हैं। उनके अलावा कोई और तय नहीं करता कि कौन सी चीज कहां रखी जाएगी। हां, यह बिखराव है, पर यह मेरा बिखराव है। मैं तय करता हूं कि यह पत्रिकाओं का ढेर यहीं रहेगा। मैं तय करता हूं कि यह बक्सा कमरे का आधा हिस्सा घेरेगा। बाहर से आया कोई भी हस्तक्षेप, जैसे कि रिश्तेदारों का सफाई में मदद करना, उनकी निजी सीमाओं और उनके इस नाजुक भ्रामक नियंत्रण पर नया हमला माना जा सकता है। व्यक्ति अपनी चीजों को पूरी शिद्दत से बचाता है, क्योंकि यह एकमात्र चीज है जिस पर उसका बिना शर्त अधिकार है। इसके अलावा चीजें जमा करने की यह प्रक्रिया भी जीवन पर नियंत्रण का झूठा एहसास दे सकती है। आप अपनी भावनाओं या अपने अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप जाकर एक और चीज खरीद सकते हैं। खरीदारी करने का कार्य ही थोड़े समय के लिए शक्ति और सामर्थ्य की भावना देता है। मैं तय करता हूं कि क्या खरीदना है, मैं इसे खरीद सकता हूं। समस्या यह है कि यह नियंत्रण विनाशकारी होता है। यह जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि अव्यवस्था को और बढ़ाता है। सच्चा नियंत्रण वह क्षमता है जिसके दम पर आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो व्यवस्था, सामंजस्य और कल्याण की ओर ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने उस हिस्से को ठीक करना होगा जो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप रचनात्मक तरीकों से अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। अपने समय, अपने वित्त, अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करके। और तभी अव्यवस्था पर विनाशकारी नियंत्रण रखने की यह जरूरत खत्म हो जाएगी। 22वां पहलू यह है कि आर्थिक शोषण और घर में सामान भरने यानी अव्यवस्था के बीच सीधा संबंध होता है। नार्सिसिस्टिक रिश्तों में नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित करने के लिए आर्थिक शोषण सबसे आम तरीकों में से एक है। शोषक, अब्यूजर, या तो आपको पूरी तरह से पैसों से दूर रख सकता है, या आपके एक एक पैसे पर सख्त नजर रख सकता है, या फिर आपको कर्ज में डुबो सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि पैसे और चीजों को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आप हमेशा गरीबी और जरूरतमंद होने के डर में जीते हैं, और यह डर रिश्ता टूटने के तुरंत बाद खत्म नहीं होता। यह सालों तक आपके साथ बना रहता है। अव्यवस्था, क्लटर के रूप में यह कैसे सामने आता है? पहला, आप किसी भी ऐसी चीज को फेंकने से घबराते हैं जिसकी थोड़ी भी कीमत या इस्तेमाल की संभावना हो, चाहे वह पुराना लेकिन काम करने वाला उपकरण हो, या छोटे से खराबी वाला कपड़ा जिसे सुधारा जा सकता हो। डिब्बे, बक्से, डोरिया, हर वह चीज जो कभी काम आ सकती है। दरिद्रता के अनुभव से डरा हुआ आपका दिमाग चिल्लाता है, फेंकना मत, कहीं फिर से पैसे न हो और यही चीज हमें बचा ले। आपका घर बुरे वक्त के लिए एक गोदाम बन जाता है, और आपके दिमाग में यह बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। दूसरा, आपको उन चीजों को फेंकते समय एक अजीब सा अपराध बोध होता है जिनके लिए कभी पैसे दिए गए थे, भले ही वे बस कुछ पैसे ही क्यों ना हो। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप चीजें नहीं, बल्कि खर्च किए गए पैसे ही फेंक रहे हैं। यह तब और भी मुश्किल हो जाता है जब शोषक लगातार आपके खर्चों पर ताने मारता रहा हो। तीसरा, पूरी तरह से बचत करने के बाद आप दूसरी अति, एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, यानी सस्ती चीजों की अंधाधुंध खरीदारी। आप सेल में या सब कुछ एक ही दाम वाली दुकानों में हर चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि यह आपको अमीरी और आजादी का भ्रम देता है। अब मैं ये खरीद सकता हूं। लेकिन ये सस्ती, कम गुणवत्ता वाली चीजें जल्द ही टूट जाती है, खराब हो जाती है, और आपके घर में कबाड़ के ढेर को और बढ़ा देती है। इससे निपटने के लिए आपको अपनी अभाव की मानसिकता, यानी कमी की सोच पर काम करना होगा। आपको वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी।
एक आर्थिक सुरक्षा कवच बनाना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप कमाने में सक्षम हैं, कि अब आप वह असहाय शिकार नहीं हैं, और यह भी कि आपकी मानसिक शांति और घर में खाली जगह उस पुरानी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है जिसे आप फेंकने से डर रहे हैं। 23वां बिंदु इस बात पर केंद्रित है कि घर का बिखराव या अव्यवस्था आपकी सामाजिक जिंदगी और नए रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। हमने पहले ही चर्चा की है कि कैसे अव्यवस्था आपको दोस्तों और परिवार से दूर कर देती है। लेकिन मान लीजिए, सारे डर के बावजूद आप एक नया और अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यहां घर का बिखराव एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। रिश्तों की शुरुआत में साथी को अपने घर पर बुलाना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन आपके लिए यह विचार ही घबराहट पैदा करता है। आप ऐसा कर नहीं पाते और आपको या तो लगातार झूठ बोलना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं, या फिर हमेशा किसी तटस्थ जगह पर या पार्टनर के घर पर ही मिलना पड़ता है। इससे रिश्ते में तनाव और अविश्वास पैदा होता है। आपके साथी को लग सकता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं या आप इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है। यदि आप हिम्मत करके उन्हें अपना घर दिखा भी देते हैं, तो यह रिश्ते के लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है। भले ही आपका पार्टनर कितना ही समझदार क्यों ना हो, वह देखकर हैरान हो सकता है। उन्हें यह समझना मुश्किल हो सकता है कि यह आलस नहीं, बल्कि किसी गहरे सदमे या मानसिक आघात का लक्षण है। हो सकता है वह मदद करने की कोशिश करे, लेकिन आप उनकी कोशिशों को आलोचना या अपनी सीमा का उल्लंघन मान सकते हैं, जिससे झगड़ा शुरू हो सकता है। इससे भी बढ़कर आपकी अव्यवस्था नए पार्टनर के लिए एक रेड फ्लैग बन सकती है। वह इस समस्या की गंभीरता से डरकर यह फैसला कर सकता है कि वह इतनी जटिलता के लिए तैयार नहीं है, और यह चीज आपके लिए आपकी निकम्मेपन की भावना को और मजबूत करेगी। यह आपके आत्मसम्मान पर एक और गहरा वार होगा। अव्यवस्था में जीना आपकी जिंदगी में दूसरे व्यक्ति के लिए शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही अर्थों में कोई जगह नहीं छोड़ता। सामान से भरे सोफे पर दो लोग बैठ नहीं सकते। अव्यवस्थित बेडरूम में नजदीकी के लिए कोई जगह नहीं होती। यह अराजकता दूर धकेलती है, यह एक दीवार खड़ी कर देती है। इसलिए यदि आप नए और स्वस्थ संबंध बनाना चाहते हैं, तो अपने रहने की जगह पर काम करना महज सुंदरता का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह इस बात का सवाल बन जाता है कि आप अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को आने देने के लिए कितने तैयार हैं। यह आपकी उपचार प्रक्रिया और दुनिया के सामने खुद को खोलने का एक हिस्सा है। आइए अब हम 24th पॉइंट की बात करते हैं। यही है सफर की शुरुआत। आखिर पहला कदम कैसे उठाएं जब काम इतना मुश्किल लगे कि संभालना ही ना हो पाए। इसका राज यह है कि पूरी तरह से सफाई, जनरल क्लीनिंग का ख्याल छोड़ दे और माइक्रो स्टेप्स की स्ट्रेटेजी अपनाए। आपका ट्रॉमेटाइज्ड दिमाग पूरे घर की सफाई जैसे बड़े काम को झेल नहीं सकता। ये उसमें घबराहट, पैनिक और रुक जाने की प्रतिक्रिया, फ्रीजिंग रिएक्शन पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि काम को छोटे से छोटे, आसान और बिना डर वाले हिस्सों में बांट दिया जाए। पूरे कमरे की सफाई का ख्याल भूल जाइए। आज आपका काम है सिर्फ एक चीज या एक सतह, सरफेस को साफ करना, जैसे किचन टेबल या फिर बेड साइड टेबल या सिर्फ एक कुर्सी ही सही। इससे भी बेहतर यह होगा कि आप 5 या 10 मिनट का टाइमर सेट कर दें। खुद से कहें, मैं ठीक 5 मिनट तक सफाई करूंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा, चाहे जो भी हो। 5 मिनट कोई भी झेल सकता है। हो सकता है इस दौरान आप सिर्फ 2-3 रैपर्स फेंक पाएं और एक छोटे से कोने की धूल साफ कर दें, और यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। जरूरी ये नहीं कि आपने कितना काम किया, बल्कि यह कि आपने कुछ तो किया। आपने उस जड़मता पैरालिसिस को तोड़ा है। आपने अपने दिमाग को यह साबित किया कि यह काम करना खतरनाक नहीं है। ऐसे हर माइक्रो स्टेप के बाद खुद की तारीफ करना जरूरी है। यूज कम मत आंके, सिर्फ 5 मिनट ही तो किया, बल्कि तारीफ करी। मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने शुरुआत की, यह बहुत जरूरी था। आप एक थैला, वन बाग
टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कचरे का बग ले और घर में घूमकर सिर्फ वो कचरा उठाएं जो साफ साफ दिख रहा है। पुराने बिल्स, खाली रैपर्स, सूखे हुए टिश्यू। कोई फैसला नहीं लेना है, सिर्फ वो चीजें उठानी है जो 100% कचरा है। ये भी एक बहुत ही आसान और असरदार काम है। इन माइक्रो स्टेप्स का मकसद एक ही दिन में पूरी तरह से सफाई करना नहीं है। मकसद ये है कि आप धीरे धीरे अपने नर्वस सिस्टम को ये आदत दलवेन की सफाई करना डर की बात नहीं है। एक नया न्यूरल कनेक्शन बनाना। सफाई अब मैं छोटी सी उपलब्धि शब्द का मैं अच्छा हूं। और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़कर आप अपनी जगह, स्पेस और अपने ऊपर विश्वास फिर से हासिल करना शुरू कर देंगे। उपचार की राह में 25वां और शायद सबसे अहम कदम है आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन। आपके दिमाग में उत्पीड़न करने वाले की आवाज क्रूरता, आलोचना और दोष देने वाली होती है। इसे हराने के लिए आपको एक दूसरी आवाज को इसके सामने लाना होगा। खुद के प्रति दया, समझदारी और करुणा की आवाज। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं कितनी आलसी बेकार हूं, तो रुकिए और जानबूझकर इस विचार को बदल दीजिए। इस वक्त मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूं। मेरी यह अव्यवस्था, बेसातारतीबी, मेरी कमी नहीं है, बल्कि यह मेरे आघात, ट्रॉमा का नतीजा है। मैं आलोचना नहीं, बल्कि सहानुभूति का हकदार हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रियता को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है अपनी आंतरिक प्रेरणा को बदलना। आप इसलिए सफाई नहीं कर रहे हैं कि आप बुरे हैं और आपको ठीक होना जरूरी है। आप इसलिए सफाई कर रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं जिसने नरक जैसा समय देखा है और अब आप एक खूबसूरत, आरामदायक जगह में रहने के हकदार हैं। आप यह सब खुद के लिए, खुद से प्यार और अपनी देखभाल की भावना से कर रहे हैं। आत्म करुणा का मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों और उतार चढ़ावों के लिए खुद को माफ कर दें। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपके पास 5 मिनट की सफाई करने की भी हिम्मत नहीं होगी। और ऐसे दिनों में खुद को डांटने के बजाय सहारा देना ज्यादा जरूरी है। खुद से कहिए, आज मेरे पास शक्ति नहीं है, ये ठीक है। मैं आराम करूंगा, करूंगी और कल फिर कोशिश करूंगा, करूंगी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त की देखभाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल उन्हीं मुश्किलों से गुजरा है जिनसे आप गुजरे हैं। क्या आप उसे उसके फैले हुए कमरे के लिए डांटेंगे, या आप उसे गले लगाएंगे, चाय बनाएंगे और कहेंगे कि वह सब ठीक कर लेगा? खुद के लिए वह दोस्त बनिए। आत्मकरुणा का अभ्यास न तो स्वार्थ है और न ही यह कमजोरी है। यह आघात, ट्रॉमा के उपचार के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। यह आपके मस्तिष्क की केमिस्ट्री को बदलता है, तनाव के स्तर को कम करता है और उन केंद्रों को सक्रिय करता है जो सुरक्षा और देखभाल की भावना के लिए जिम्मेदार है। और जब आप खुद के प्रति दयालुता दिखाना शुरू करेंगे, तो आप हैरान होकर पाएंगे कि अपनी जगह की देखभाल करने की इच्छा अपने आप, स्वाभाविक रूप से, खुद की देखभाल के विस्तार के रूप में सामने आने लगती है। 26वां कदम है एक मानसिक बदलाव लाना। सफाई को एक नापसंद बोझ समझने के बजाय इसे खुद की देखभाल, सेल्फ केयर का एक हिस्सा मानना। हमारे मन में सफाई शब्द अक्सर नकारात्मक भावों से जुड़ा होता है, जैसे कड़ी मेहनत, गंदगी, फर्ज या किसी सजा की तरह। उत्पीड़न के शिकार, अब्यूज विक्टिम्स, लोगों के लिए यह भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर सफाई को नियंत्रण और अपमान के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता था। वह आपको साफ फर्श को बार बार धोने के लिए मजबूर करता था, आपके काम की आलोचना करता था या जानबूझकर घर में गंदगी फैलाता था ताकि आप बार बार सफाई करती रहे। नतीजतन सफाई आपके लिए गुलामी और बेबसी का प्रतीक बन गई है। इस स्थिति को बदलने के लिए आपको जानबूझकर अपने लिए इस शब्द का अर्थ बदलना होगा। सफाई शब्द को अपने स्पेस की देखभाल, आराम बनाना या शुद्धि का अनुष्ठान जैसे शब्दों से बदलकर देखिए। अपना ध्यान प्रक्रिया, जैसे धोना, धूल झाड़ना, से हटाकर परिणाम,
सुंदरता, आराम और सुरक्षा पर केंद्रित करें। इस बारे में सोचें कि जब आप अपना घर साफ कर रहे होते हैं, तो आप कोई सज्जा नहीं काट रहे होते, बल्कि आप अपने लिए एक पवित्र स्थान, सैक्चुअरी बना रहे होते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप अपनी ताकत वापस पा सके और जहां आपको शांति और सुकून महसूस हो। हर फेंका गया सामान सिर्फ एक कम हुई चीज नहीं है, बल्कि यह ताजी हवा का एक नया घूंट है। हर साफ सतह सिर्फ धूल का हटना नहीं है, बल्कि यह दुनिया को आपका यह बयान है, मैं अपनी जिंदगी और अपने स्पेस को नियंत्रित करती हूं। इस प्रक्रिया को एक सुखद अनुष्ठान में बदलने की कोशिश करें। अपना पसंदीदा संगीत लगाए, एक सुगंधित मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाए, आरामदायक और अच्छे कपड़े पहने, अपनी गति से काम करें, बीच बीच में एक स्वादिष्ट चाय का ब्रेक लें। हर छोटी सफलता के लिए खुद को पुरस्कृत करें। लक्ष्य यह है कि आप पुराने दर्दनाक संबंध, सफाई सन दुख को तोड़ दें और एक नया संबंध स्थापित करें। घर की देखभाल, खुद की देखभाल, आनंद, ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये एक दिन में नहीं होगा। लेकिन हर बार जब आप इस सोच के साथ सफाई के लिए आगे बढ़ेंगी, तो आप इस नए स्वस्थ न्यूरोनल संबंध को मजबूत करेंगी। वैश्विक अराजकता यानी चारों ओर फैली अव्यवस्था से निपटने में मदद करने वाली 27वीं रणनीति है सुरक्षित क्षेत्र या व्यवस्था के छोटे छोटे टापू बनाना। इसका सिद्धांत यह है कि आप एक ही बार में पूरे घर को साफ करने और सब कुछ ठीक करने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक छोटा, बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र चुनें और उसे एकदम परफेक्ट, आदर्श स्थिति तक पहुंचा दें और फिर किसी भी कीमत पर उस व्यवस्था को बनाए रखें। यह आपकी वह कुर्सी हो सकती है जहां आप बैठकर पढ़ते हैं, आपकी बेडसाइड टेबल, फूलों वाले गमलों का एक कोना या फिर छोटी कॉफी टेबल। जगह कोई भी हो, जरूरी यह है कि वह आपकी नजर के सामने हो और शांति तथा सुकून से जुड़ी हो। जब आप इस तरह का एक टापू बनाते हैं, तो कई जरूरी चीजें होती है। पहला, आपको तुरंत और स्पष्ट परिणाम दिखता है। इससे आपको डोपामाइन का जोरदार बहाव मिलता है और संतुष्टि का एहसास होता है। मैं कर सकती हूं, यह रहा सबूत। दूसरा, यह टापू आपका दृश्य सहारा, विजुअल एंकर बन जाता है। चारों तरफ फैली अव्यवस्था के बीच आपके पास एक ऐसी जगह होती है जिस पर आप नजर डाल सकते हैं और राहत महसूस कर सकते हैं। यह जगह आपको याद दिलाएगी कि आपका पूरा घर कैसा दिख सकता है और यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और उम्मीद देगी। तीसरा, एक छोटे से हिस्से में व्यवस्था बनाए रखना पूरे घर की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होता है। यह आदत स्वच्छता बनाए रखने के आपके कौशल को प्रशिक्षित करती है। हर दिन अपनी सुरक्षित टेबल की धूल पोंछकर आप खुद पर अपना विश्वास मजबूत करेंगे। जब आपको महसूस हो कि इस टापू पर व्यवस्था बनाए रखना आसान और स्वाभाविक हो गया है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। उस टेबल के आसपास की जमीन को साफ करें, फिर ड्रॉर वाला बक्सा जोड़ें। इस तरह धीरे धीरे एक टापू के बाद दूसरा टापू, आप अराजकता से अपनी जगह वापस जीत लेंगे। यह तरीका आपकी चिंता को कम करता है, काम को आसान बनाता है और लगातार सकारात्मक प्रोत्साहन देता है। यह किसी किले पर सीधा हमला नहीं है, बल्कि एक धीमी और भरोसेमंद घेराबंदी है जो अंततः आपको जीत दिलाएगी ही दिलाएगी। 28वां 28वां बिंदु, यह समझना है कि पेशेवर मदद के लिए कब संपर्क करना जरूरी है। कभी कभी आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प काफी नहीं होती। ट्रॉमा इतना गहरा हो सकता है और जमाखोरी या अव्यवस्था की समस्या इतनी बिगड़ चुकी होती है कि अकेले इसका सामना करना नामुमकिन हो जाता है। और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह स्वीकार करना कि आपको मदद चाहिए, कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और समझदारी की निशानी है। हम किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं? सबसे पहले, यह एक ऐसा थेरेपिस्ट, मनोचिकित्सक है जो ट्रॉमा और आदर्श रूप से नार्सिसिस्टिक, आत्ममुग्धता वाले शोषण के प्रभावों से निपटने में विशेषज्ञ हो। थेरेपिस्ट आपको आपकी वर्तमान स्थिति के गहरे कारणों को समझने में मदद करेगा। वे आपको दर्दनाक यादों को संसाधित करने,
अपने भीतरी बच्चे, इनर चाइल्ड को ठीक करने, आत्मकरुणा सीखने और व्यक्तिगत सीमाएं, बाउंड्रीज बनाने में मदद करेंगे। जब आप समस्या की जड़ को ठीक करना शुरू कर देंगे, तो अव्यवस्था पर काम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे, आपको किसी मनोरोग विशेषज्ञ, साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। यदि आप गंभीर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या जटिल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सीपीटीएसडी के लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं। ये आपके मन की स्थिति को स्थिर करने में मदद करेंगी और आपको अगले कदम उठाने की ऊर्जा देंगी। तीसरे, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्पेस ऑर्गेनाइजर, ट्रॉमा के प्रति जागरूक जगह व्यवस्थित करने वाले नामक एक पेशेवर भी होते हैं। ये सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो शारीरिक रूप से चीजों को छांटने में आपकी मदद करते हैं। यह एक विशेषज्ञ है जो अव्यवस्था के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझता है। वे बिना किसी आलोचना के आपके साथ धीरे धीरे आपकी गति से काम करेंगे। वे न केवल आपको चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे, बल्कि एक ऐसी भंडारण प्रणाली, स्टोरेज सिस्टम भी बनाएंगे जो आपके लिए सुविधाजनक हो और आपको साफ सफाई बनाए रखने के कौशल सिखाएंगे। मदद मांगना खुद पर और अपने भविष्य में किया गया एक निवेश है। आपको यह सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार और सक्षम है, और उनकी ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम आपके उपचार, हीलिंग के सफर में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। जानने लायक 29वीं वजह है आघात, ट्रॉमा के सीधे परिणाम के रूप में मस्तिष्क की कार्यकारी कार्यक्षमता, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में बाधा आना। कार्यकारी कार्यक्षमता मस्तिष्क की वह उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो हमें चीजों की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थित करने, काम शुरू करने और खत्म करने, समय का प्रबंधन करने और ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। यह मूल रूप से हमारे मस्तिष्क का सीईओ है। लंबे समय तक तनाव और ट्रॉमा सीधे तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करते हैं, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो इन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। नतीजतन, दुर्व्यवहार, अब्यूज झेलने वाले व्यक्ति की कार्यकारी कार्यक्षमता गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। सफाई, क्लीनिंग के संदर्भ में यह कैसे दिखता है? आपको कार्य योजना बनाना मुश्किल लगता है। आप कमरे को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि कहां से शुरू करें। सब कुछ एक जैसा जरूरी और अत्यावश्यक लगता है। आपको बड़े काम, सफाई को छोटे उपकार्यों में बांटना कठिन लगता है। आप क्रम नहीं बना पाते। पहले कचरा उठाए, फिर चीजें जमाए, फिर धूल पोंछे। कार्रवाई शुरू करना, एक्शन इनिशिएशन, आपके लिए मुश्किल है। आप सब कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन सोचने से काम करने की ओर बढ़ने का क्षण एक बड़ी बाधा लगता है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाए रखना आपके लिए कठिन है। आप अलमारी व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद फोन कॉल से, फिर इंटरनेट पर एक दिलचस्प लेख से ध्यान भटक जाता है और आप भूल जाते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। आपके लिए काम पूरा करना मुश्किल है। आप उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे और भी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आपकी आलस्य या अव्यवस्था नहीं है, बल्कि ट्रॉमा का वास्तविक तंत्रिका जैविक न्यूरोबायोलॉजिकल परिणाम है। यह आप पर से दोष का भारी बोझ हटा देता है और यह आत्म सहायता, सेल्फ हेल्प के सही उपकरण खोजने में मदद करता है, जैसे बहुत विस्तृत लिखित योजनाएं बनाना, टाइमर का उपयोग करना, पोमोडोरो तकनीक, एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी प्रेरणाएं तथा रिमाइंडर बनाना। संक्षेप में, आपको अपने मस्तिष्क के लिए एक बाहरी सीईओ बनने की जरूरत है, जो उसे स्पष्ट, सरल और चरण दर चरण निर्देश देगा। और आखिर में, तीसवां और अंतिम बिंदु यह है रिक्लेमिंग योर एस्थेटिक, यानी अपनी पहचान को फिर से जीने का एक बेहद खुशी और प्रेरणा से भरा सफर। जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते थे, तो आपका यह घर सिर्फ उसके स्वाद, उसके नियमों, उसके अहंकार का आईना था।
अब जब आप अतीत के मलबे को साफ करना शुरू करते हैं, तो आपके सामने एक कोरा कैनवस खुल जाता है और यह आपका मौका है, आखिरकार, एक ऐसा घर बनाने का जो 100% आपका हो। यह प्रक्रिया सिर्फ सजावट नहीं है, यह आपकी असली पहचान को वापस लाने का एक बेहद शक्तिशाली उपचारात्मक अभ्यास है। आपको सच में क्या पसंद है? कौन से रंग आपको शांति देते हैं और कौन से आपको ऊर्जा से भर देते हैं? कौन सी टेक्सचर आपको अच्छी लगती है? चिकनी लकड़ी, नरम वेलवेट या खुरदुरा लिनन? आपको कैसी खुशबू पसंद है? आप इसकी शुरुआत पिंटरेस्ट पर एक मूड बोर्ड बनाकर कर सकते हैं। बस वो सारी इंटीरियर तस्वीरें इकट्ठा कीजिए जो आपके दिल को छू जाती है। ज्यादा सोचिए मत, बस उसे सेव कीजिए जो अच्छा लगता है। धीरे धीरे आप पैटर्न्स देखना शुरू कर देंगे, अपने स्टाइल को समझने लगेंगे। हो सकता है वो स्कैंडिनेवियन मिनिमलिज्म हो या आरामदेह वो हो या फिर कोई रंग बिरंगा एक्लेक्टिक स्टाइल। क्या है, ये जरूरी नहीं, बस ये जरूरी है कि वह आपका हो। अब आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दीवार को पागलपन की हद तक गुलाबी रंग से रंग सकते हैं। आप अपनी खुद की पेंटिंग्स या तस्वीरें लगा सकते हैं। आप वह अजीब सी कुर्सी भी खरीद सकते हैं जिस पर वह हंसा करता था। हर एक चीज जो आप अपने नए घर में लाते हैं, उसे आपने प्यार और गहरी समझ के साथ चुना होना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन का लेखकम होने का एहसास वापस दिलाती है। अब आप किसी और के नाटक का एक मामूली किरदार नहीं है। आप अपनी कहानी के निर्देशक, पटकथा लेखक और मुख्य नायकवाब है। और आपका घर वो मंचर बन जाता है जहां यह नया खुशहाल अध्याय शुरू होता है। यह अब सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं है, यह आपका पावर सेंटर सा है, आपका किला है, यह आपका प्रतिबिंब है। और इसी के लिए साफ सफाई का वह पूरा मुश्किल सफर तय करना जरूरी था। तो आइए इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं। आज हमने उन 30 गहरे और आपस में जुड़े कारणों पर बात की जिनकी वजह से शायद आपका घर दर्द, डर और थकान का एक गोदाम बन गया है। इस वीडियो से सबसे जरूरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ ले जाइए, वो ये है, आपका यह फैलाव, क्लटर, आपकी गलती नहीं है। यह आलस्य, अव्यवस्था या आपके चरित्र में कोई कमी होने की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह उन असामान्य, एबनॉर्मल और अमानवीय परिस्थितियों पर आपके मन की एक पूरी तरह से सामान्य, अनुमानित और समझने योग्य प्रतिक्रिया है जिनमें आप जी रहे थे। ये एक ट्रॉमा का लक्षण है, ठीक उस घाव की तरह जो चोट के बाद शरीर पर निशान बन जाता है। और किसी भी घाव की तरह इसको भी प्यार से, करुणा और बहुत धैर्य से भरने की जरूरत है। खुद को कोसना बंद करें। इसके बजाय अपने घर को सहानुभूति से देखें। यह आपका साथी, एलाई है। इसने आपको दिखाया कि आपका जख्म कितना गहरा है और अब यह आपको ठीक करने में आपका सबसे बड़ा मददगार बनने के लिए तैयार है। हर एक साफ किया गया ड्रॉअर, कचरे का हर एक फेंका गया थैला, यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह मुक्ति का एक कार्य है। यह अपने असली खुद की तरफ एक कदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यह लंबा और शायद मुश्किल वीडियो आखिर तक देखा। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी मुश्किल विषयों को एक साथ समझ सके। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन 30 कारणों में से किस कारण ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। आपका अनुभव बेहद कीमती है और यह उन दूसरे लोगों की मदद कर सकता है जो इस समय अपने कैओस के बीच बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वह अकेले है। आइए एक दूसरे का साथ दे। याद रखिए, आप जरूर सफल होंगे, धीरे धीरे, एक एक कदम।